अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में स्टडी कर रहे थे। आज हम देखते हैं गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन या मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है कि अब हमने हेल्महोल्ट्ज फंक्शन देखा था और हमने गिब्स फ्री एनर्जी देखी थी, तो उसी की एक ये फॉर्म है कि जो कॉम्बिनेशन में लिखते हैं और मोस्टली इसी को यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। सेम इक्वेशंस हैं, वही वाली जो भी हमने पीछे रिपीट की हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट हम एक दफ़ा इक्वेशन से गो थ्रू हो जाएंगे दोबारा से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, गिव फ्री एनर्जी जी इज गिवन बाय इक्वेशन, हमें पता है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। हैज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वी कैन राइट कि टेम्परेचर सेम है, तो टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, बाकी सारी चीज़ें चेंज होंगी अगर सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाता है। तो इनिशियल स्टेट के लिए हम क्या लिखेंगे, G1 इज इक्वल टू H1 माइनस टी S1। अब T के लिए 1 इसलिए नहीं आया कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है इनिशियल स्टेट के लिए भी और फाइनल स्टेट के लिए भी। और फाइनल स्टेट के लिए क्या बन जाएगा, G2 इज इक्वल टू H2 माइनस टी डेल्टा S2। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, तो क्या होगा, फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, G2 माइनस G1 इज इक्वल टू H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1। ठीक है, तो ये H वाली टर्म एक साइड पे आएगी और S वाली टर्म एक साइड पे आएगी, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, H2 माइनस H1 माइनस टी कॉमन है तो कॉमन आ गया S2 माइनस S1। तो ये हमारे पास इक्वेशन 4 वही गिव फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन बन गई कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, where delta G is change in free energy of the system, delta H is the change in enthalpy of the system and delta S is the entropy of the system। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, टेकिंग अप इक्वेशन 1 अगेन एंड पुटिंग H इज इक्वल टू P प्लस PV E प्लस PV। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, G इज इक्वल टू H माइनस टी एस। तो हम यहाँ पे H की वैल्यू पुट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, तो ये क्या बन जाएगा, जब हम H की वैल्यू पुट करेंगे G इज इक्वल टू E प्लस पी वी माइनस टी एस। अब जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डी जी इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ये हमने पहले पिछले लेक्चर में भी किया है कि जब एक दफ़ा एक चीज़ की को डिफ्रेंशिएट करेंगे और दूसरी को कांस्टेंट रखेंगे और फिर दूसरी को जो है यूज़ करेंगे, उसकी डिफ्रेंशिएशन करेंगे और पहले को एज इट इज़ रख लेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन इसकी आ जाएगी। इसके अलावा हमने पीछे भी क्या देखा था कि एंट्रोपी क्या होती है, डी एस इज इक्वल टू कर्ली क्यू रिवर्सिबल ओवर टी। ठीक है, और क्यू रिवर्सिबल की वैल्यू हमने निकाली हुई है, ये क्यू की वैल्यू क्या थी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डी ई प्लस पी वी। तो क्यू रिवर्सिबल की जगह पे हमने उसकी वैल्यू लिखी, डिनोमिनेटर में टी एस इट इज आ गया। ठीक है, तो यहाँ से टी क्या है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जा सकता है, तो ये क्या बन जाएगा, टी डी एस इज इक्वल टू डी ई प्लस पी डी वी। तो हम यहाँ पे इक्वेशन नंबर जो 6 आ रही है, ठीक है, उसमें डी ई प्लस पी डी वी की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, टी डी एस पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो जब ये पुट करेंगे तो प्लस में टी डी एस और माइनस में टी डी एस जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या रह जाएगी, डी जी इज इक्वल टू प्लस वी डी पी माइनस एस डी टी। ठीक है, वही काम जो हमने पहले वाली इक्वेशन में किया था कि या तो हम प्रेशर को कांस्टेंट रख सकते हैं या हम क्या कर सकते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देते हैं। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे तो डीपी जीरो हो जाएगा, उसकी टर्म खत्म हो जाएगी और इक्वेशन बन जाएगी डी जी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, और यहाँ से डी टी जो है वो इक्वेशन की दूसरी साइड पर अगर चला जाए तो वो पार्शियल में आ जाएगा, पार्शियल चेंज इन गिव फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू
माइनस एंट्रोपी। और हमने कहा था कि एंट्रोपी में चेंज नहीं हो रहा होता, बल्कि हम इस माइनस को वैसे भी इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले जाते हैं कि गिव फ्री एनर्जी में चेंज आ सकता है। ठीक है, हमारे पास क्या है कि अगर हम इसी इक्वेशन को इनिशियल स्टेट के लिए लिख लें, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, G1 बन जाएगा। ठीक है, और उधर से साथ में S1 बन जाएगा। इसी तरह फाइनल स्टेट के लिए लिखना है तो G2 बन जाएगा और S2 बन जाएगा। ठीक है, अब आपको इक्वेशन 8 और 9 की तो समझ आएगी है, जस्ट हमने 1 स्टेट लगाया है और 2 स्टेट लगाई है। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट करें फाइनल स्टेट में से इनिशियल स्टेट, तो 2 वाली टर्म पहले आएगी और 1 वाली टर्म जो है वो माइनस में आएगी। ठीक है, अब हमारे पास क्या बन जाएगा, कर्ली G2 ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस कर्ली G1 ओवर डेल्टा T या कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, अब इक्वेशन में पहले भी माइनस है, ठीक है, उस माइनस को भी बाहर रख लें, तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या आ जाएगा, S2 माइनस S1। ठीक है, वो एक माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, तो वो माइनस माइनस अंदर जो है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बनता है, अगर ब्रैकेट ओपन कर दें, माइनस S2 प्लस S1। ठीक है, यहाँ अगर इसको फिर ब्रैकेट में रखें तो ये हमारे पास आपको पता है माइनस जो है S2 माइनस S1 है, तो आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि ये डेल्टा S है और ये माइनस साइन के साथ है। ठीक है, या फिर हम इसको जो डेल्टा G वाली टर्म है, ठीक है, आपको पता है G2 माइनस G1 क्या आएगा, डेल्टा लार्ज चेंज के लिए डेल्टा यूज करते हैं, आपको पता है। ठीक है, तो ये डेल्टा G आया और एक दफा और डिफरेंशियल का पार्शियल डिफरेंशियल का पार्शियल डिफरेंशियल भी साथ लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पार्शियल डिफरेंशियल या कर्ली डेल्टा G ओवर कर्ली T एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा S। ठीक है, सिर्फ गिब्स फ्री एनर्जी में ये माइनस S था। ठीक है, अब हम गिब्स फ्री एनर्जी और ये इसको कंबाइन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, माइनस डेल्टा S है। अब हमारे पास क्या है कि इक्वेशन नंबर 10 बन गई है। अब इस इक्वेशन नंबर 10 में माइनस डेल्टा एस की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे पास पहली और दूसरी इक्वेशन आती है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा टी माइनस टी डेल्टा एस, तो यहाँ पे डेल्टा एस की वैल्यू पुट करेंगे, तो जो माइनस था वो अब क्या हुआ, इस माइनस डेल्टा एस के साथ क्या हो जाएगा, प्लस, और बाकी टी एज इट इज आ गया, और ये इक्वेशन इसकी क्या बन गई, कर्ली इंटू डेल्टा जी ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, कि ये हमारे पास हम मोस्टली ये वाली इक्वेशन जो है वो यूज कर रहे होते हैं, और ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है हमारे पास गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन की। अच्छा, अब हम एप्लीकेशन देख लेते हैं कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन कहाँ कहाँ यूटिलाइज होती है, उसके हमारे के क्या फ़ायदे हैं। नोइंग द फ्री एनर्जी चेंज एट एनी two different temperatures, the enthalpy change accompanying a process can be calculated। कि हमारे पास क्या है कि अगर हमें जो है एनर्जी चेंज मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं, यानी गिफ्ट एनर्जी मालूम हो तो हम क्या कर सकते हैं, एंथैल्पी निकाल सकते हैं। जैसे हमने पीछे बात की थी कि ईएमएफ ऑफ सेल निकाल सकते हैं यहाँ से। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, the EMF of a reversible cell can be calculated by Gibbs and Helmholtz Gibbs-Helmholtz equation. Gibbs and Helmholtz stated that the electrical energy produced was equal to the decrease in free energy। ठीक है, कि जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो सिस्टम की डिक्रीज इन इलेक्ट्रिकल एनर्जी या फ्री एनर्जी में डिक्रीज आ रहा है उसके अंदर। ठीक है, कंपनिंग द सेल रिएक्शन, कि जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, जबकि सिस्टम की अपनी एनर्जी जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, they pointed out that if n is the number of electron given out by one of the electrode or taken up by the other electrode, then the quantity of electricity produced, कितनी quantity produce होती है, n फैराडे। ठीक है, and if E is the EMF of the cell, then कि E हमारे पास क्या है, EMF या जो पोटेंशियल है वो है। ठीक है, then इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस बाय द सेल कितनी होती है, NFE।
ठीक है। अब डिक्रीज इन एनर्जी जो है वो इसके इक्वल है कि जितनी भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो डिक्रीज इन गिव फ्री एनर्जी के इक्वल है, यानी माइनस डेल जी इज इक्वल टू एन एफ ई। अब हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर वाली जो गिव्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन थी उसमें माइनस डेल जी की इक्वेशन पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब ये माइनस साइन के साथ है माइनस डेल जी, ठीक है। तो इसलिए एन एफ ई के साथ भी माइनस आ जाएगा कि ये अब बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन माइनस एन एफ ई इज इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी। ये वाली टर्म जो है अब जहाँ पे भी डेल्टा जी था उसकी जगह पे ये टर्म आ जाएगी माइनस एन एफ ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। इसमें से जो कांस्टेंट टर्म है वो तो बाहर ही आ जाएगी। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, अगर मैं फर्ज करें और इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, माइनस को इक्वेशन की दूसरी साइड पे ले गए, ठीक है। तो यहाँ आप सिंपली कह देंगे माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई भी किया, तो ये क्या बन जाता है, एन एफ ई इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच। और इक्वेशन में माइनस एन के साथ माइनस था और एक जो है इक्वेशन को इन्वर्ट करने से माइनस आना था, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गए। अब ये जो कांस्टेंट है टी एन एफ कांस्टेंट है, चेंज किस में आ रहा है, ईएमएफ के अंदर चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। कि ये बन जाएगा कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर बन जाएगा। एविडेंटली द इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड, कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होती है, इज इक्वल टू द हीट इवॉल्व डेल्टा एच ओनली व्हेन डेल्टा ई ओवर कर्ली ई ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज जीरो। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये जीरो हो टर्म, ठीक है, सेकंड वाली टर्म जीरो हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो इक्वल है कि सिस्टम की जितनी एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है या हीट इवॉल्व हो रही है, ठीक है, ये उसके इक्वल है, यानी कि ये अगर टर्म सेकंड वाली जीरो हो जाए। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, एक टर्म पढ़ते हैं आप स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, और जी के ऊपर जो है डॉट लगाया होता है। तो सिंपली हमारे पास क्या है कि स्टैंडर्ड कंडीशन के ऊपर अगर आप गिव फ्री एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं या कोई भी सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो उसकी वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है, और उसके लिए डॉट से शो करते हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन हमारे पास क्या है, अगर 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर है हमारे पास, यहाँ ये केल्विन में अगर देखें तो ये 298 केल्विन बन जाता है टेम्परेचर। तो इस कंडीशन के ऊपर अगर कोई सिस्टम को स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट में होगा और जिस प्रॉपर्टी को स्टडी कर रहे हैं उसका नेम आ जाएगा। अब यहाँ पे हम फ्री एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं तो क्या बन गया हमारे पास, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं। बात यही है कि स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर अगर आप सिस्टम को स्टडी करना है, ठीक है, the free energy content of a system depends on the temperature and pressure and for mixtures of on concentration, ठीक है, कि जी जो है वो टेम्परेचर, प्रेशर और आगे जाके हम पार्शियल मोलर क्वांटिटीज में देखेंगे कि ये मिक्सचर की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। Thus the change in free energy for a process depend on the states and concentration of the various substances involved, कि जो है फ्री एनर्जी इसका मतलब है डिपेंड करती है कि उसकी स्टेट कौन सी है, ठीक है, यानी स्टेट का मतलब क्या, उसके टेम्परेचर प्रेशर क्या है और उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ठीक है। Just as in the case of delta H naught, we choose some set of condition as the reference point, कि हम कोई एक स्पेसिफिक कंडीशंस को सेट कर लेते हैं कि ये रेफरेंस है, इसके लिहाज से बाकी चीज़ों में चेंजेस देखने। यूजली 1 एटमोसफेयर एंड 25 सेंटीग्रेड, जो कि हमारे पास 298 केल्विन बनता है, इसको हम रेफरेंस कंसीडर कर देते हैं, ठीक है। द स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ प्योर सब्सटेंस इज द स्टेट in which it exists in its more stable form at 1 atm प्रेशर एंड 25 सेंटीग्रेड, ठीक है। कि स्टैंडर्ड स्टेट किसी भी प्योर सब्सटेंस की वो है जब वो इस स्टेट में मैक्सिमम स्टेबल रहे और प्रेशर क्या हो हमारे पास 1 atm और हमारे पास क्या है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 25 सेंटीग्रेड। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज डिनोटेड बाय जी नॉट, कि इसको जी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है। द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल एलिमेंट इज असाइन टू बी जीरो, ठीक है। कि अब जो स्टैंडर्ड स्टेट में है तो तमाम
जो हमारे पास सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, उनकी स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन को हम 25 सेंटीग्रेड एंड 1 एटीएम पे क्या कर रहे हैं, जीरो कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। जी नॉट जो है वो जीरो है हमारे पास। टू ऑब्टेन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज, यानी डेल्टा जी नॉट हमने करना हो तो डेल्टा किस लिए लगा रहे हैं, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट। यहाँ हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को माइनस कर सकते हैं, ठीक है। We subtract the standard free energy of the reactant from the standard free energy of the product at the temperature of the process, ठीक है। तो अगर हमने डेल्टा जी निकालना है तो हम क्या करेंगे, यानी डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू जी नॉट ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी नॉट ऑफ रिएक्टेंट। इसी तरह हमारे पास क्या है, द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि हमारे पास क्या आ गई, डेल्टा जी नॉट एफ इज डिफाइंड द फ्री एनर्जी चेंज that occur when 1 mole of compound in its standard state is formed, कि एक मोल सब्सटेंस है अगर वो अपनी स्टैंडर्ड स्टेट में है, वो प्रोड्यूस हो रहा है फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट, तो फिर हमारे पास क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी ऑफ फॉर्मेशन। द वैल्यूज ऑफ डेल्टा जी एफ नॉट इज ऑब्टेन इन रिलेशन के, अगर डेल्टा जी स्टेट स्टैंडर्ड स्टेट में है तो डेल्टा एच और डेल्टा एफ भी एस भी तो हमारे पास क्या है, स्टैंडर्ड स्टेट के ऊपर ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, डेल्टा जी एफ नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच एफ नॉट माइनस टी डेल्टा एस एफ नॉट, ठीक है, वेयर ऑल द थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज आर इवेलुएटेड एट सिंगल टेम्परेचर, कि हमने टेम्परेचर फिक्स कर लिया कि 25 सेंटीग्रेड है फर्स्ट करें, ठीक है। Once we have the value of delta G F naught for each compound, we can compute the standard free energy change for any reaction, कि हम क्या कर सकते हैं कि अगर हमने रिएक्टेंट की निकालनी है तो हम प्रोडक्ट की निकालनी है, तो और डेल्टा जी निकालनी है तो समेशन कर देंगे हम जितनी भी डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ प्रोडक्ट है और माइनस करने इसके अंदर से समेशन ऑफ डेल्टा जी एफ नॉट ऑफ रिएक्टेंट से, तो ये हमारे पास डेल्टा जी नॉट बन जाती है, जो कि स्टैंडर्ड स्टेट में हमारे पास किसी भी सब्सटेंस की फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं, जीरो है। इसी तरह हम देख सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन द फ्री एनर्जी चेंज एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, बड़ी एक इम्पोर्टेंट से आप इक्वेशन देखते हैं कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के, या के पी लिखा होता है, ठीक है। तो बड़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, बहुत सारी जगह पे यूटिलाइज होती है, वही इक्वेशन हम देखते हैं ये कैसे जो है एक गिव फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपस में कैसे एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, एक जनरल रिएक्शन है, कंसिडर अ जनरल रिएक्शन बिटवीन आइडियल गैसेस ए बी सी डी इन इक्विलिब्रियम ऑल एट द टेम्परेचर टी। अब हमारे पास क्या है कि ए मोल ऑफ ए है और बी मोल ऑफ बी है, तो वो रिएक्ट करके सी मोल ऑफ सी बना रहे हैं और डी मोल ऑफ डी बना रहे हैं। आपको पता है स्मॉल ए बी सी एंड डी जो हैं वो हमारे पास नंबर ऑफ मोल हैं रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, वेयर ए बी सी एंड डी रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ मोल ऑफ द respective reacting gases, we can develop an expression for the free energy change occurring in the reaction when the reactant at arbitrary pressure, कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फ्री एनर्जी चेंज ले रहे हैं जब हमारे पास रिएक्टेंट का प्रेशर क्या है, पी ए और पी बी है, और ये कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट के अंदर जिनका कोई भी प्रेशर है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है कोई भी प्रेशर है जिसे हम पी सी एंड पी डी कह रहे हैं, ठीक है। This expression will be used to establish the relationship between delta G naught and equilibrium constant, ठीक है। हम यहाँ पे delta G naught और equilibrium constant का relationship निकालने चाह रहे हैं। To do this, we make the use equation 8, ठीक है। अब वो इक्वेशन 8 आप देख सकते हो, ये इक्वेशन 8 यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा जी इज इक्वल टू जी टू माइनस जी वन इज इक्वल टू एन आर टी लॉग नेचुरल पी टू ओवर पी वन, ठीक है। when 1 mole of an ideal gas goes from P1 is equal to 1 atm to an arbitrary pressure P,
द फ्री एनर्जी चेंज अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के डिनोमिनेटर में P1 की जगह पे क्या आ जाएगा 1, ठीक है। तो फिर हमारे पास क्या है कि G इज, फिर हमारे पास क्या बन जाएगा इक्वेशन के G इज इक्वल टू G नॉट प्लस RT, ठीक है। 1 मोल ऑफ गैस है ना, तो N की जगह पे क्या आ गया 1, ठीक है। RT लॉग नेचर P2 भी अब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ P बन जाएगा और नीचे 1 है, ठीक है। वेयर G इज द फ्री एनर्जी of 1 mole of ideal gas at arbitrary pressure P and G naught is the standard free energy of 1 mole of gas at P1, ठीक है, एटमोसफेयर, ठीक है। अब हमारे पास क्या है G नॉट क्यों आ रहा है कि 1 atm के ऊपर यहाँ स्टैंडर्ड स्टेट पे है और G जो है वो 1 मोल गैस है और किसी भी प्रेशर के ऊपर है, ठीक है। अब यहीं से आप देख लो कि डेल्टा जी क्या था, G2 माइनस G1 था, ठीक है। तो क्या हुआ कि ये माइनस G1 आप ये कह लो कि इक्वेशन की दूसरी साइड पे गया तो वो प्लस में आ गया, तो वो अब फिर G1 और G2 लिखने की बजाय क्या है, सिंपली हमारे पास G एंड G नॉट आ गया, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, G इज इक्वल टू G नॉट प्लस RT लॉग नेचर P इक्वेशन बन जाती है। अब इसी इक्वेशन को हम जो दो रिएक्टेंट हैं A और B इनके लिए लिख सकते हैं और इसी तरह जो दो प्रोडक्ट हैं C और D उनके लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन कैसे लिखे जाएंगे, हमारे पास फ्री एनर्जी ऑफ A मोल ऑफ A इज इक्वल टू, अब हमने क्या करना है कि नंबर ऑफ मोल्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। कि स्मॉल a इंटू जी ए इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू जी ए नॉट यानी स्टैंडर्ड स्टेट में प्लस a आर टी लॉग नेचुरल पी ए। इसी तरह b के लिए बनेगा कि फ्री एनर्जी ऑफ b मोल्स ऑफ b इज इक्वल टू b इंटू जी बी इज इक्वल टू बी जी बी नॉट प्लस बी आर टी लॉग नेचुरल पी बी। इसी तरह c एंड d के लिए भी सेम है। तो हमारे पास क्या है कि टोटल हम क्या करते हैं, इसकी समेशन ले लेते हैं। हमारे पास द फ्री एनर्जी फॉर द रिएक्शन इज कि डेल्टा जी इज इक्वल टू समेशन ऑफ जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ जी ऑफ रिएक्टेंट। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास पहले हम प्रोडक्ट की लिखेंगे यानी सी एंड डी की लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसके अंदर से ए और बी की, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई है कि सी जो नंबर ऑफ मोल्स है, ठीक है, उसको और डी स्मॉल जो है उसको मल्टीप्लाई साथ रखना है, यानी ऊपर जो इक्वेशन लिखी है उन्हीं को एज इट इज पुट करना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या होगा, सी जी सी प्लस डी जी डी हमारे पास यानी प्रोडक्ट है माइनस ए जी ए प्लस बी जी बी है। तो हम यहाँ पे अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे, मैं सिर्फ एक की वैल्यू बता रही हूँ, आपने सबकी वैल्यू पुट कर लेनी है इसके अंदर, ठीक है। कि इस सी की वैल्यू क्या है, सी जी यानी टोटल गिव फ्री एनर्जी ऑफ सी कितनी है, वो हमारे पास क्या थी, सी जी सी नॉट प्लस क्या आएगा, सी आर टी लॉन्ग नेचुरल पी सी। इसी तरह जी डी के लिए भी जो आएगा वो प्लस में आएगी और फिर माइनस करेंगे इसके अंदर से रिएक्टेंट की, पहले ए की माइनस करेंगे फिर बी की माइनस करेंगे। यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जी नॉट वाली टर्म इकट्ठी कर दी है और आर टी लॉग नेचर पी वाली टर्म जो है वो एक साइड पे कर दी है, ठीक है, ताकि उसको अरेंज करना इजी हो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, बट द क्वांटिटी सी जी सी नॉट प्लस डी जी डी नॉट माइनस ए जी ए नॉट माइनस बी जी बी नॉट इज द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। आपको पता है कि जी नॉट लगा रहे हैं तो ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है ऑफ द रिएक्शन व्हेन द ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट आर इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर है। तो डेल्टा, अब इस चारों की जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट यूज कर सकते हैं। क्यों कि डेल्टा जी नॉट किसके इक्वल है कि फ्री एनर्जी चेंज एट स्टैंडर्ड कंडीशन पे ये प्रोडक्ट की माइनस कर दें और उसके अंदर से माइनस कर दें रिएक्टेंट की, ठीक है। तो ये बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास क्या है कि इस इन सारी जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जगह पे हम सिर्फ जी नॉट लिख सकते हैं,
डेल्टा जी नॉट, ठीक है। तो टोटल हमारे पास क्या बन जाएगा, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग नेचर। और यहाँ पे ऊपर देखोगे प्रोडक्ट वाली जो टर्म है वो पॉजिटिव है और रिएक्टेंट वाली टर्म जो है वो नेगेटिव है। और आर टी कॉमन आ गया सबके अंदर और लॉग नेचुरल प्रोडक्ट ऊपर आ जाती हैं न्यूमरेटर में और रिएक्टेंट हमारे पास जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। हमें पता है कि एट इक्विलिब्रियम हमारे पास क्या होता है, डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, ठीक है। और इसका मतलब है हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे कि डेल्टा जी इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी लॉग नेचुरल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट्स हैं एट इक्विलिब्रियम स्टेट। और यहाँ से अगर हमने डेल्टा जी नॉट की वैल्यू निकालनी है तो इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो आर टी के साथ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है। कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल प्रेशर ऑफ सी रेज टू पावर सी नंबर ऑफ मोल ऑफ, ठीक है। एंड इसी तरह प्रेशर ऑफ डी रेज टू पावर डी नंबर ऑफ मोल ऑफ डी। इसी तरह डिवाइड कर देंगे हमारे पास pressure of A raised to power A and pressure of B raised to power B at equilibrium। अब हमारे पास क्या है कि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है कि प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट का प्रेशर है, ठीक है। तो इसको हम Kp से लिख सकते हैं। आपने Kp, Kx, Kc पढ़ा हुआ है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले चैप्टर में। तो आप यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम आ रहा है तो वो ये हमारे पास क्या है कि Kp के इक्वल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि ये क्या बन जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के पी आ जाएगा। तो यही हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट सी इक्वेशन थी जो कि हम यूज करते हैं। वो हमने देख लिया कि कैसे हमारे पास आती है, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 5 बन गई। अब हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन क्या शो कर रही है देख लेते हैं। द इक्वेशन 5 शोज द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज एंड द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज में क्या रिलेशनशिप है वो उसने बता दिया कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के पी। It shows that the position of equilibrium depend upon the thermodynamic properties की equilibrium की जो position है वो किस पे डिपेंड कर रही है, thermodynamic properties के ऊपर, ठीक है। By applying the equation we can calculate Kp for the reaction from the value of delta G naught। कि अगर हमें delta G naught की वैल्यू मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं, इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम Kp की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। क्यों, केस के साथ क्या है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, टी क्या है, टेम्परेचर लेना है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, केपी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इन केस ऑफ सोल्यूशन द प्रेशर में बी रिप्लेस बाय द रिस्पेक्टिव मोल फ्रैक्शन एक्स और मोलैरिटीज, ठीक है। कि ये के एक्स में कन्वर्ट कर लिख सकते हैं या फिर इसको के सी में लिख सकते हैं। ये स्मॉल के नहीं है इक्वेशन 6 में, ठीक है, कैपिटल के है, के एक्स के साथ वाला, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के एक्स और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के सी आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है कि हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को करना था। क्या सिंपली आप देख लें कि अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, यूनिटी है, 1 है तो ये 0 है। अगर डेल्टा जी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो आपको पता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ठीक है। तो यही कंक्लूजन हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला कंक्लूजन हमारे पास क्या है, इफ डेल्टा जी नॉट इज नेगेटिव द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। फर्दर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट इंडिकेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज ग्रेटर देन यूनिटी। कि k की वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन यूनिटी आएगी। एज द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। कि जितना डेल्टा जी नेगेटिव होगा उतनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी।
अब इफ डेल्टा जी इज पॉजिटिव द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस और log ऑफ के पी इज नेगेटिव एंड के पी इज लेस देन 1 की ये के पी की वैल्यू क्या होगी लेस देन 1 होगी बैकवर्ड डायरेक्शन ज्यादा होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन कम हो रहा होगा ठीक है इफ डेल्टा जी इज 0 द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज यूनिटी तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी यूनिटी के जितने रिएक्टेंट हैं उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस हो रहे हैं नीचे आपको न्यूमेरिकल दिए हुए हैं आप न्यूमेरिकल देख सकते हो ठीक है तो इसको सॉल्व कर लिया करें न्यूमेरिकल्स को नेक्स्ट है हमारे पास टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ठीक है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहे हैं यहाँ ये हमारे पास आती है इसे हम कहते हैं वांट ऑफ इक्वेशन ठीक है इंपॉर्टेंट इक्वेशन है थर्मोडायनेमिक्स की या इसको हम कहते हैं रिएक्शन आइसोकोर भी कहते हैं बस क्या द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द फ्री एनर्जी ऑफ ईच कंपाउंड इन्वॉल्व्ड एट कांस्टेंट पी इज गिवन बाय इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं पीछे हमने देख लिया था कि कर्ली जी ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस एस ठीक है ये पिछले वाले टॉपिक में हमने ये इक्वेशन ड्राइव भी की है फॉर अ केमिकल रिएक्शन इट इज द फ्री एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट लेस देन ऑफ द रिएक्टेंट्स ठीक है कि रिएक्टेंट की एनर्जी हाई होती है और हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी एनर्जी लो होती है तभी वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है ना ठीक है एप्लीकेशन ऑफ इक्वेशन 1 टू ईच रिएक्टेंट अलाउज द एक्सप्रेशन कि हम क्या करें कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट दोनों के लिए करें तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है डेल्टा आएगा लार्ज चेंज ठीक है कर्ली डेल्टा जी ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एस आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 भी हमने पीछे ड्राइव की हुई थी अब डेल्टा जी हमारे पास क्या है जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस जी ऑफ रिएक्टेंट इसी तरह हमारे पास क्या है डेल्टा एस का मतलब क्या है एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट तो हमारे पास गिव फ्री एनर्जी की इक्वेशन क्या है जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये इसका डिफ्रेंसिएशन ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस एट कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हमने माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू निकालनी है तो क्या होगा कि डेल्टा एच जो है इक्वेशन में दूसरी साइड पे जाएगा तो ये क्या बन जाएगा माइनस टी डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस डेल्टा एच अब हमारे पास क्या है कि अगर हम क्या करें इक्वेशन नंबर 2 को और इक्वेशन नंबर 3 को आपस में कंपेयर करें ठीक है तो क्या होगा कि दोनों इक्वेशन एक जैसी हैं जस्ट एक t का डिफरेंस है ठीक है कि उसके साथ t को मल्टीप्लाई कर दें पहले वाली इक्वेशन के साथ तो ये दोनों इक्वेशन एक जैसे कंपैरिजन में आ जाती हैं तो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास t इंटू कर्ली डेल्टा जी ओवर कर्ली t इज इक्वल टू डेल्टा जी माइनस डेल्टा h ठीक है when the reactant and product are in the standard state the above equation क्या होगी ये हमने बगैर किसी स्टैंडर्ड स्टेट की ली थी अब स्टैंडर्ड स्टेट पे लेंगे तो जी नॉट आ जाएगा ठीक है तो ये इक्वेशन 4 बन जाएगी t इंटू कर्ली इंटू डेल्टा जी नॉट ओवर कर्ली t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट माइनस डेल्टा जी एच और हमें पता है कि हमने क्या निकाला हुआ है रिलेशनशिप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का और हमने फ्री एनर्जी चेंज का अभी पीछे ही एक जो रिलेशनशिप निकाला है वो क्या था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी लॉग नेचुरल के पी ठीक है अगर हम इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर जो 5 है उसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर तो ये क्या बन जाएगा कि ये हमारे पास कर्ली टी ओवर
curly delta G over curly T at constant pressure. ओके अब ये ऐसे इसलिए बना है कि अब यहाँ पे जब इसकी डिफ्रेंसिएशन हो रही है तो प्रोडक्ट रूल यूज किया जा रहा है। ठीक है, एक हमारे पास टेम्परेचर है T और एक साइड पे हमारे पास है लॉग नेचुरल Kp। ठीक है, तो आपको प्रोडक्ट रूल पता है कि पहले हम एक चीज की डिफ्रेंसिएशन करते हैं और दूसरे को एज इट इज रख लेते हैं, इसी तरह फिर दूसरे की डिफ्रेंसिएशन करते हैं और उसको एज इट इज रख लेते हैं। ठीक है, तो जब इक्वेशन नंबर 5 की हम करेंगे इंटीग्रेशन तो इसकी राइट हैंड साइड बनेगी माइनस आर। अब पहले हम t की डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या बनेगा dt ओवर नीचे भी dt आएगा तो dt से कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पे ये जो t है पहली वाली टर्म में खत्म हो जाएगा और log नेचुरल kp एज इट इज आएगा। ठीक है, अब हम करें दूसरी टर्म की डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा माइनस r और t तो एज इट इज आ गया। ठीक है, और डिफ्रेंसिएशन अब kp के लिहाज से होनी है तो ये क्या बनेगा d log नेचुरल kp ओवर dt आ जाएगा। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या है इस साइड पे जो डिफरेंशियल आ जाएगी हमारे पास, ये इक्वेशन बन गई टी इंटू लॉग टी इंटू कर्ली डेल्टा जी नॉट ओवर कर्ली टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 6 को क्या करें मल्टीप्लाइंग बाय टी एंड सब्स्टिट्यूटिंग डेल्टा जी नॉट फॉर माइनस आर टी लॉग नेचुरल के पी, यानी कि वो उसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं पहले वाली टर्म के साथ, सिर्फ टी लेस था तो हमने यहाँ पे क्या किया टी के साथ पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो माइनस आर टी लॉग नेचुरल के पी की जगह पे क्या आ गया डेल्टा जी नॉट और आर टी के साथ एक टी मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस आर टी स्केयर डी लॉग नेचुरल के पी ओवर डी टी आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कंपैरिजन ऑफ इक्वेशन नंबर 4 एंड 4 एंड 7 करेंगे। ठीक है, अच्छा ये 6 में ना पहले टी नहीं आना। ठीक है, क्योंकि टी को हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना ये लेफ्ट हैंड साइड पे तो तभी टी आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो आपने इसको जरा ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन 4 में क्या है और 7 में देखें आप लेफ्ट हैंड साइड जो है दोनों की इक्वल है। ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी पहले डेल्टा जी नॉट्स दोनों में सेम है तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास क्या है डेल्टा एच नॉट इज इक्वल टू आर टी स्केयर डी लॉग नेचर के पी ओवर डी टी आ जाएगा हमारे पास। और इधर से अगर हम क्या करें इक्वेशन को रीअरेंज करें कि डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाय आर टी स्केयर कर दें और रिमेनिंग टर्म हमारे पास क्या ले जाएगी डी लॉग नेचुरल के पी ओवर डी टी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बनी है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास वांट ऑफ इक्वेशन है या वांट ऑफ आइसोकोरिक इक्वेशन है। ठीक है, ये आइसोकोर है ये हमारे पास। Equation 8 is known as want of isochore. It shows the rate of change of the equilibrium constant with temperature. अब क्या है अगर डेल्टा एच इज नेगेटिव एक्सोथर्मिक रिएक्शन है Kp क्या होती है डिक्रीज होती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, Kp की वैल्यू क्या होगी डिक्रीज होगी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, वेयर एज व्हेन दी डेल्टा एच इज पॉजिटिव यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है Kp की वैल्यू टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होती है। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा हमारे पास। और अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ठीक है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि प्रोडक्ट दोबारा से टूटना शुरू कर देंगे। जब टूटेगी तो फिर वो क्या होगा कि हमारे पास Kp की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, फॉर अप्लाइंग द आइसोकोर दैट इट इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। हम इसको कैसे अगर आपको एक दिया गया है प्रेशर दिया गया हो Kp की वैल्यू दी हो
या अगर आपको टेम्परेचर दिए हों तो आप जो है Kp की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए न्यूमेरिकली इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, इफ डेल्टा एच नॉट रिमेन द कांस्टेंट ओवर द रेंज ऑफ टेम्परेचर वी हैव ऑन इंटीग्रेशन, हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं इसकी कि log नेचर के पी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ओवर आर टी स्केयर। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू डी टी, यानी डेरिवेटिव ऑफ टाइम टेम्परेचर आ गया। तो जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस डेल्टा एच नॉट ओवर आर टी प्लस कॉन्स्टेंट। ये कैसे बनता है, अगर आप लोगों में से किसी को पावर रूल आता है कि अब टी क्या है, टी स्केयर अगर आप देखें तो ये डिनोमिनेटर में है, अगर टी स्केयर इक्वेशन में न्यूमिनेटर में जाएगा तो ये माइनस टी टू बन जाएगा। ठीक है, अब माइनस टी टू है, टी की वैल्यू क्या है -2, तो जब इसकी इंटीग्रेशन होगी तो -2 + 1 और डिवाइड करेंगे हम -2 + 1 से। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा -1, टी की पावर क्या आ जाएगी -1 और नीचे भी हमारे पास डिनोमिनेटर में आएगा -1। ठीक है, तो वो माइनस जो है वो इक्वेशन में पहले आ गया और रिमेनिंग हमारे पास टी की पावर आ गई थी 1। तो ये इक्वेशन हमारे पास सॉल्व हो जाती है। ठीक है, इफ वी इंटीग्रेट इक्वेशन 8, ये जो इक्वेशन हमने ऊपर की है बिटवीन टू टेम्परेचर T1 से T2, ठीक है, एट विच द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, Kp1 एंड Kp2 होगा से रिस्पेक्टिवली। तो फिर हमारे पास क्या वैल्यू बनती है कि फिर हम क्या कर सकते हैं कि हायर वैल्यू को पहले रखें और लोअर वैल्यू को बाद में रखें। ठीक है, और फिर इसी तरह भी पहले क्या बनेगा, T1/T2 - T1 बनेगा। एक्चुअली पहले इन्होंने क्या किया, इक्वेशन को इन्वर्ट कर दिया, पहले रख दिया इन्होंने Kp1 और उसको माइनस किया Kp2 से, तो इसी लिहाज से पहले अब 1/T1 आ रहा है और -1/T2 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अब फिर अगर क्या किया जाए कि इक्वेशन में फिर इन्होंने साइन इन्वर्स कर दिए कि जो माइनस डेल्टा एच नॉट के साथ आ रहा था वो खत्म हो गया, तो इक्वेशन फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, लॉग नेचर Kp2 ओवर Kp1 इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट ओवर आर। अब T1 T2 का जब आप लेते हो LCM तो क्या बनेगा, T2 - T1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है इसके लिए। ठीक है, इक्वेशन 9 shows that if we know the value of delta H, कि अगर हमें डेल्टा H की वैल्यू मालूम है and the equilibrium constant at one temperature we can calculate Kp at the any other temperature, कि अगर हमें टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है कि एक Kp दिया हुआ है तो हम दूसरा Kp निकाल सकते हैं। Also if we know the equilibrium constant at two different temperature we can calculate delta H naught, कि अगर हमारे पास क्या हो कि हमारे पास दोनों ही Kp की वैल्यू दी हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे डेल्टा एच नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था आज का लेक्चर और जो है इससे नेक्स्ट हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में करेंगे।